Hello dear students, welcome you all in a lecture series of nuclear physics. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया था, दैट वाज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियाई। आज हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे सिलेबस का, दैट इज न्यूक्लियर रेडिएशन डीके प्रोसेसेस एंड इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। ये यूनिट स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंथी है तो आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखना, बट ये है कि ये इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज हैं जो आप स्टडी करोगे। तो अब हम इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं कि इस यूनिट में हम क्या चीज़ें स्टडी करेंगे और अपने फर्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यूनिट 2 के जो सभी टॉपिक्स हैं उनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर, नंबर 2 न्यूक्लियर डीके प्रोसेसेस। इस तरीके से डिवाइड करके हमें आर्टिकल्स का ना थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जो है वो बेटर होता है, यही रीज़न है कि मैंने इनको डिवाइड किया है। अब आप देखो फर्स्ट पोर्शन जो है वहाँ पे हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियस से जब रेडिएशंस बाहर निकलती हैं तो वो किसी भी मेटल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी, वो चीज़ हम फर्स्ट पोर्शन में स्टडी करेंगे। और सेकंड पोर्शन में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जब कोई भी न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट से अपनी लोअर स्टेट में आता है तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, जैसे अल्फा, बीटा या गामा। तो वहाँ पे रिएक्शंस किस तरीके से होंगी, उनकी काइनेमेटिक्स क्या रहेगी, बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे, एनर्जी की डिवाइडेशन कैसे होती है, वो सब चीज़ें हम न्यूक्लियर डीके प्रोसेस में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपना फोकस रखते हैं इस पोर्शन पे, क्योंकि पहले मैं यूनिट 2 के इस पोर्शन को कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद हम न्यूक्लियर डीके प्रोसेस पे आएंगे। गॉट माय पॉइंट। तो एक चीज़ और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशंस जो आ रही हैं उनका मैटर के साथ इंटरेक्शन क्या है। ये आर्टिकल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस आर्टिकल से हमें बहुत सी इंस्ट्रूमेंटेशन करने में हेल्प मिलती है। जैसे अब मान लो मैंने कहा कि न्यूक्लियस से अल्फा रेज एमिट हो रही है, अब मैं उनको नेगेटिव से तो देख नहीं सकती, तो इट मीन्स मुझे उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना होगा। और जब हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी रेडिएशन को या किसी भी पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो उसी बेस पे बनाते हैं ना कि वो पार्टिकल हमारे मशीन में जाएगा या हमारे डिवाइस में जाएगा तब किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। तो मैं ये यहाँ पे कह सकती हूँ कि इस आर्टिकल का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जब भी प्रैक्टिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही होंगी या न्यूक्लियर रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी नेचर में, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन की जाएगी वहाँ पे इस स्टडी की बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हो, ज़रूरत होती है। गॉट माय पॉइंट। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स मैंने सम अप करके भी लिखा है, वो देखो आप। तो स्टूडेंट्स इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस विद मैटर का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम जब इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं ना, तो इंस्ट्रूमेंट का जो डिज़ाइन किया जाता है वो कंप्लीटली इंटरेक्शन मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल या जिस पार्टिकल को आपने डिटेक्ट करना है, इट मीन्स दैट पार्टिकल डिटेक्टर के मटेरियल के साथ किस टाइप का मैकेनिज्म शो करेगा। गॉट माय पॉइंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आर्टिकल जो है ये हमारे लिए बहुत ही फंडामेंटल है, इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है न्यूक्लियर फिजिक्स में। और यहाँ पे स्टूडेंट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं अपनी डिस्कशन को यहीं तक लिमिट करके रखूंगी कि हम अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को ही स्टडी करेंगे और उनको भी हम अप टू 0.1 to 5 MeV की रेंज तक के बिहेवियर को ही स्टडी करेंगे। और इस रेंज तक कूलम फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंटरेक्शन मैकेनिज्म में एज कंपेयर टू न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। गॉट माय पॉइंट। आई रिपीट इट कि जो मैकेनिज्म्स मैं आपके साथ स्टडी करूंगी उसमें मैं अल्फा, बीटा और गामा इंटरेक्शन को मेनली स्टडी करूंगी और उनकी एनर्जी रेंज जो लूंगी वो 0.1 से 5 MeV तक लूंगी।
और इस एनर्जी रेंज में कूलम फोर्सेस जो हैं वो इंटरेक्टिव मैकेनिज्म के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, क्योंकि न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो हैं वो 5 MeV से भी एनर्जी से भी ग्रेटर एनर्जी की तरफ जब आप जाओगे उस टाइम पे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगी मैकेनिज्म में। गॉट माई पॉइंट। और कूलम फोर्सेस जब भी आप इंटरेक्शन में देखते हो कि अगर वो रोल प्ले कर रही हैं तो वो क्या क्या मैकेनिज्म में शो कर सकती हैं, या तो आयनाइजेशन होगा, स्कैटरिंग भी हो सकती है, या रेडिएशन लॉसेस भी हो सकते हैं। वैसे आपने इन तीनों टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी हुआ है, बाकी जब हम इनको डिस्कशन करेंगे डिटेल में अभी तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन जो है रेडिएशन की मैटर के साथ वो हम क्यों स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंटरेक्शन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि रेडिएशंस जो हैं वो मैटर के साथ जब रिएक्ट कर रही हैं तो उसमें भी हमारे पास सब आर्टिकल्स हैं, वो देखो आगे क्या है। तो स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस के आर्टिकल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन इंसिडेंट पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल, लाइट चार्ज पार्टिकल एंड गामा रेडिएशंस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हैवी चार्ज पार्टिकल, और ये जो 2 आर्टिकल्स और हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गॉट माई पॉइंट। तो पहले मैं आपसे कुछ स्टेप्स या ये कह दो स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहती हूँ कि हैवी चार्ज पार्टिकल जब मैटर पे फॉल होगा तब वहाँ पे किस टाइप की इंटरेक्शन होगी, इसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। पहले हम उन स्टेप्स को देखते हैं और उसके बाद हमारे मैकेनिज्म को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेनली आप मान के चलो आपने हैवी चार्ज पार्टिकल लिया, तो हैवी चार्ज पार्टिकल का एग्जांपल अल्फा पार्टिकल भी ले सकते हो आप, प्रोटॉन भी ले सकते हो, न्यूट्रॉन भी ले सकते हो, इस टाइप से। गॉट माय पॉइंट। अब जब आप इन हैवी पार्टिकल्स को किसी भी मैटर पे फॉल करवाते हो तो आपको पता है कि वो पार्टिकल किसके साथ रिएक्ट करेंगे। अब मैटर एटम से बना हुआ है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये पार्टिकल मैटर के अंदर जाएगा तो वहां पे ये सबसे फर्स्टली इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। तो हमें यहीं से निकालना है कि किस टाइप से अपनी एनर्जी को मैटर को प्रोवाइड करेगा, कितनी देर में या किस रेट से ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। इस चीज को हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल केस लेंगे कि एक हैवी पार्टिकल लिया, वो एक सिंगल एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हुआ, तो वहां पे उसका कितना एनर्जी लॉस हुआ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। फिर हम निकालेंगे कि जिस मैटर से वो हैवी पार्टिकल जा रहा है वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन हैं कितने। जब हमें एक का एनर्जी लॉस पता है और टोटल इलेक्ट्रॉन पता है तो वहां से हम मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लॉस निकाल लेंगे। फिर जनरल एक्सप्रेशन के लिए हम उसको एक जनरल लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे और वहां से हम अपने मतलब ये कह दो कि एक जनरल फॉर्मूला बना देंगे कि किस तरीके से जब हैवी पार्टिकल किसी मैटर में एंटर करता है तो वो एनर्जी का लॉस करता है। गॉट माई पॉइंट। तो ये स्टूडेंट्स मेरे स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हैवी चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा होता है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, वही चीज मैंने यहाँ लिखी कि हैवी चार्ज पार्टिकल है, जब वो मैटर से पास करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, या तो आयनाइजेशन होगी या एक्साइटिंग होगी। आयनाइजेशन का मतलब है कि एटम से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली रिमूव हो जाना, और एक्साइटिंग का मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपनी लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाना, ठीक है। तो इस तरीके से वो हैवी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। फिर इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक हैवी चार्ज पार्टिकल लिया जनरल, और उस पर जो चार्ज लिया है वो Ze लिया है, और हैवी चार्ज पार्टिकल का मास कैपिटल M लिया है और वेलोसिटी v ली है। इस बात को ध्यान रखना। और ये हैवी चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन के पास से निकल रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल b लिया है, ठीक है। नोटेशंस ध्यान रखना स्टूडेंट्स। स्मॉल z जो है दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल,
गॉट माई पॉइंट। और कैपिटल जेड से मैं एटॉमिक नंबर लूंगी उस मेटल का जिसके ऊपर ये पार्टिकल इंसिडेंट होगा। ठीक है, अब जैसे हैवी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास से क्रॉस होगा तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रोल प्ले होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका हैवी चार्ज पार्टिकल है वो इम्पल्स या ये कह दो कि मोमेंटम ट्रांसफर करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। हम पहले उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसको मैथमेटिकली देखते हैं कि किस तरीके से होगी ये चीज। ये देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डायग्राम से शो किया है, जो वर्डिंग मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाई। ये आपका एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, ये हैवी चार्ज पार्टिकल है और ये इस तरीके से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो b है। गॉट माय पॉइंट। अब इस पे चार्ज लिया मैंने प्लस जेड ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रोल प्ले करना स्टार्ट करेगी, बट वो डिपेंड करेगी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे मैंने यहाँ पे r शो किया है और ये r एक वेरिएबल डिस्टेंस है क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। गॉट माय पॉइंट। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक चीज और नोट करना कि जैसे जैसे ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है फोर्स की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, जैसे आप इस ओरिजिन से राइट साइड पहुंच जाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट। अगर आप इसके कंपोनेंट करो तो अगर आप वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड हो तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, और जैसे ही आप वाई एक्सिस के राइट साइड में आओगे तो फोर्स को जब आप रिजॉल्व करोगे तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा और एक इसमें। तो आप नोट करोगे कि हर सिमिलर पॉइंट जो लेफ्ट साइड में है वैसा ही सिमिलर पॉइंट राइट में भी है, बट जब फोर्स को आप रिजॉल्व करोगे तो जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट बन रहे हैं दे विल कैंसल आउट ईच अदर, बट वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट बन रहा है वो सेम डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए मैं एक्स एक्सिस में आने वाला फोर्स का कंपोनेंट जो है उसका इफेक्ट नहीं लूंगी बिकॉज दैट विल नलिफाई। ठीक है, तो हम सिर्फ फोर्स का y कंपोनेंट ही लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इम्पल्स का फॉर्मूला होता है Fy d, मीन्स फोर्स को आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करोगे विद इन लिमिट तो आपके पास इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने यहाँ लिखा है F और सब्सक्रिप्ट में मेंशन किया है y, इट मीन्स here I am considering only the y component of your force। गॉट माई पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के कंपोनेंट जो हैं वो नलिफाई हो गए थे। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये आपके पास फोर्स है, अगर आप इसका कंपोनेंट करो मीन्स इसको रिजॉल्व करोगे एक्स और वाई कंपोनेंट में तो इस डायरेक्शन में आपके पास एक्स कंपोनेंट मिलेगा और ये आपके पास वाई डायरेक्शन में आपको वाई कंपोनेंट मिलेगा। तो अगर आप देखो तो एफ का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा दैट इज एफ कॉस थीटा और जो वाई एक्सिस में होगा दैट इज एफ साइन थीटा। तो हम एफ वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा। तो ये आपके पास एफ की वैल्यू है और यहाँ पे साइन थीटा मैंने मेंशन कर दिया है। एफ आपको पता है कि जिन दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन देखी जा रही है ऊपर उन दोनों के चार्जेस आएंगे और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, उन दोनों मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये दो पार्टिकल्स हैं, अब इस पे चार्ज जेड ही है और इस पे ई है, तो ऊपर आप चार्जेस मेंशन कर दो और नीचे आर। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ का, ये आपको अच्छे से आता ही होगा। अब बात आती है कि हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूंगी और मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस का यूज करूंगी ताकि हम इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाए। पहले स्टूडेंट्स आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक आपके पास r है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ये चीज कही कि r चेंज होगा क्योंकि ये पार्टिकल मोशन में है।
ठीक है, थीटा भी चेंज हो रहा है आपके पास, टाइम भी चेंज होगा, मीन्स यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल हैं, आर, थीटा एंड टाइम। गॉट माई पॉइंट। अब देखा जाए तो इंटीग्रेशन करते टाइम हमारी कोशिश ये रहती है कि सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट कर रहे हो, और सभी यहाँ पे कांस्टेंट होने चाहिए ताकि हम उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले सके। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, आर, थीटा और टी, ताकि ये तीनों के तीनों एक ही वेरिएबल में रहें और सभी हमें कांस्टेंट टर्म्स मिले। तो पहले हम ये देखते हैं हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं कौन सी। ये देखो स्टूडेंट्स, बी कांस्टेंट है, ठीक है, बी क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट पार्टिकल एंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। गॉट माई पॉइंट। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बी बाई आर। यहां से मैंने आर की वैल्यू निकाली, बी बाई साइन थीटा। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करूंगी तो आपको पता है यहाँ आ जाएगा बी बाई साइन थीटा का स्क्वायर। अब बी टर्म एज इट इज नीचे रहेगी और साइन थीटा जो है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, ऑलरेडी एक है तो साइन थीटा का क्यूब मिल जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो इसमें आर वेरिएबल कहीं नहीं आ रहा। अब आपके पास दो ही वेरिएबल हैं, नंबर 1 थीटा, नंबर 2 टी। अब मैंने इसी ट्रायंगल में टेन थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई किया, तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी बी बाई एक्स। वहां से मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब आप देखो तो एक्स क्या है, सेंटर से इंसिडेंट पार्टिकल का डिस्टेंस है, और हमें इंसिडेंट पार्टिकल की वेलोसिटी भी पता है। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बट ये ध्यान रखो डिस्टेंस हम ओरिजिन से ले रहे हैं और स्पीड टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसलिए मैंने x की वैल्यू लिखी है माइनस वी टी। और इस वैल्यू को अगर आप देखो तो ये भी x की वैल्यू है, ये भी, दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास रिलेशन आएगा माइनस वी टी इज इक्वल्स टू बी कॉट थीटा। अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन से हम dt निकाल सकते हैं, आप इसका डेरिवेटिव कर दो तो आपके पास ये dt की वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो कोसेकेंट में भी रख सकते हो, बट मैंने इसको साइन में चेंज कर लिया क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन में साइन ऑलरेडी है। तो अब ये जो आपने dt की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बन के आएगी स्टूडेंट्स। अब इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिलेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज थीटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो मैंने z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी थी एक स्पेशल केस लेके कि हम अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको जनरल भी रख सकते हो, z की वैल्यू ना पुट करो तो कोई भी हैवी पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है, चाहो तो पुट भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू। और 4 पाई एप्सिलॉन होता ही कांस्टेंट है, बी भी फिक्स है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट हैवी पार्टिकल एंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे v कांस्टेंट ले रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो v में चेंज है ना ड्यू टू सिंगल एटॉमिक इलेक्ट्रॉन वो बहुत ही कम होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर द कांस्टेंट v। ठीक है, इसलिए मैं v को भी इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगी। तो हमारे पास सिर्फ वेरिएबल क्या रह गया आपके पास, थीटा। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे और जो कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आई वाई की वैल्यू में हम जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं, जैसे जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी वी, और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ मैंने थीटा वाली टर्म्स को ही लिखा है। और एक चीज और नोट करने वाली है वो है आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट। जब आपने फर्स्टली एक्सप्रेशन लिखा था दैट वाज इन द लिमिट ऑफ टाइम, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स किसकी आएंगी, थीटा की। तो आपने ये रिलेशन अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, b cot थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वी टी, और आपको पता है कि t की जो लिमिट्स हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस हैं, वहीं से हम थीटा की लिमिट्स निकाल लेते हैं। जब t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी और आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और जब आप थीटा की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके t की वैल्यू को आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू पाई आएगी। गॉट माई पॉइंट। इस तरीके से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो और यहाँ पे इंटीग्रेशन में पुट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल रह जाता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, वो करो, उसमें लिमिट पुट करो, उसके बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा इम्पल्स का वो ये होगा। ठीक है,
इम्पल्स का मतलब भी ये होता है स्टूडेंट्स कि किस रेट से आप किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हो। तो हम इसको लिख सकते हैं p। गॉट माई पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो मोमेंटम है जो इलेक्ट्रॉन को अचीव हुआ है ड्यू टू द क्लोज पासिंग ऑफ एन हैवी पार्टिकल। ठीक है, उसके नजदीक से एक हैवी पार्टिकल क्रॉस हुआ जिस वजह से उसको इतना मोमेंटम अचीव हो गया। अब ऑब्वियस है अगर वो मोमेंटम अचीव कर रहा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिली है, और चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रॉन को जितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उतनी ही एनर्जी हैवी चार्ज पार्टिकल की लॉस हो जाएगी। तो आपको ये रिलेशन पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो p²/2m होती है इन द केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तो मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक केस की ही रिलेशन यहाँ यूज की है, दैट इज p²/2m, और ये p की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये वो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने गेन की है और चार्ज पार्टिकल ने लॉस की है। गॉट माई पॉइंट। और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की है स्टूडेंट्स, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हैवी चार्ज पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहा है वहां पे है तो चार्ज पार्टिकल की इतनी एनर्जी लॉस होगी। गॉट माई पॉइंट। अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद देखेंगे कि उनकी वजह से कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने एक सिलेंड्रिकल शेल बनाई है जिस तरीके से आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, और इस शेल का जो रेडियस है वो b लिया है, और इस शेल की जो थिकनेस है दैट इज db। गॉट माई पॉइंट। और लेंथ जो ले रहे हो वो dx ले रहे हो। ये हमारे पास डायमेंशंस हैं उस सिलेंड्रिकल शेल की जिसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने ये चीज ली कि यहां से वो हैवी पार्टिकल क्रॉस कर रहा है और b डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ पहले हमें ये पता लगाना है कि इस थिकनेस में कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, क्योंकि वो ही सब इलेक्ट्रॉन सेम इंटरेक्ट करेंगे हैवी पार्टिकल के साथ, जैसे कि प्रीवियस जो मैंने डिस्कशन किया आपसे वहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा था। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस db थिकनेस में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे n मैंने लिया है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि जो भी मैं मैटर ले रही हूँ उसके यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n नंबर ऑफ एटम्स होंगे और एक एटम में z इलेक्ट्रॉन होंगे। गॉट माई पॉइंट। आई रिपीट, एक यूनिट वॉल्यूम में n एटम्स हैं और एक एटम में z इलेक्ट्रॉन है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे nz। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा कि मुझे वो इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इस शेल में लाई कर रहे हों, तो इस शेल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इस शेल का वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो आपको अच्छे से पता है, या तो दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, या तो ये जो लार्ज वाला आपके पास सिलेंडर की शेप दिखाई दे रही है पहले इसका वॉल्यूम निकालो, फिर इनर वाले का निकालो और उसको माइनस कर दो। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, πr²h। यहाँ पे अगर आप r की बात करो तो बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस होगा b + db और इनर सिलेंडर का रेडियस होगा b। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके सरकमफ्रेंस को लो, ठीक है, और उसको उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2πrh, आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, उस एरिया को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, थिकनेस से। तो 2πrh में r के प्लेस पे रेडियस हमारा b है, h जो हाइट है सिलेंडर की दैट इज dx इनटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है db। तो आप दोनों में से कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, ये हमारा वॉल्यूम है। तो यूनिट वॉल्यूम में nz इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको nz से मल्टीप्लाई कर दो। मींस ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको बता रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिलेंड्रिकल शेल। तो स्टूडेंट्स अब ये चीज हम निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन
बी डिस्टेंस पे हो हैवी पार्टिकल के, तो एनर्जी कितनी लॉस होगी अल्फा पार्टिकल की। अगर इतने इलेक्ट्रॉन वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी लॉस होगी, उस एनर्जी लॉस को जो एक इलेक्ट्रॉन की है उसको हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये डीई लिखा है मैंने, इट इज अ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हैवी पार्टिकल, ठीक है, जो आप हैवी पार्टिकल ले रहे हो वो ट्रांसफर करेगा उस सिलेंड्रिकल शेल को क्रॉस करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स को, या ये भी कह सकते हो कि उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को गेन करेंगे। तो ये आपके पास वॉल्यूम है और ये एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी है, ठीक है। टी इज द एनर्जी गेन्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स express the total number of electrons in that shell. Got my point? तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमें जनरल एक्सप्रेशन मिले, मींस मैंने यहाँ पे जो शेल ली है उसकी लेंथ ली है dx, ठीक है। हो सकता है आप कोई शेल लो उसकी लेंथ कुछ और हो, तो जनरल एक्सप्रेशन के लिए मैं निकाल लेती हूँ एनर्जी पर यूनिट लेंथ, वो ज्यादा बेटर चीज है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को dx से डिवाइड कर दिया, वो चीज आ जाएगी आपके पास एनर्जी पर यूनिट पाथ लेंथ, मींस एक यूनिट लेंथ चलने पे हमारे इंसिडेंट पार्टिकल की कितनी एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी लूज हो रही है इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब एक वेरिएबल और रह गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो दैट इज बी, क्योंकि मैंने जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो एक फिक्स डिस्टेंस पे लिया था बी, ठीक है। अब जब आप मैटर की बात करो तो जरूरी तो नहीं है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स बी डिस्टेंस पे ही हो, मींस बी भी तो वेरी करना चाहिए। पहले मैंने उसको वेरिएबल इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पे मेरे पास और भी बहुत वेरिएबल थे। जब मैंने सभी पैरामीटर्स चेक कर लिए तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बी पे अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो इतना एनर्जी लॉस होगा। अब मैं चाहती हूं कि मैं बी की लिमिट भी लगा लूं, ठीक है, उसको भी फिक्स ना रखूं। तो मैंने यहाँ पे ये चीज भी कर दी कि बी भी मैंने ले लिया कि बी कम से कम कितना नजदीक इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल के हो सकता है, और बी मैक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना दूर हो सकता है, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म्स थे उनको मैंने बाहर कर दिया और जो आपके पास वेरिएबल है उनको अंदर रख लिया। टी की वैल्यू हमने प्रीवियस स्लाइड में ही फाइंड आउट की है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया स्टूडेंट्स। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है, एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ। गॉट माई पॉइंट? इसको हम स्पेसिफिक एनर्जी लॉस भी कहते हैं और इसकी एवरेज वैल्यू को स्टूडेंट स्टॉपिंग पावर भी कहते हैं। मैं इन टर्म्स की डेफिनेशन की भी बात करूंगी आपके साथ, पर पहले हम एक्सप्रेशन को ही आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात आती है कि हमने ये चीज तो निकाल ली कि जब अल्फा पार्टिकल किसी सिलेंड्रिकल शेल से क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे तो एक यूनिट डिस्टेंस चलने पे उस पार्टिकल की कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। गॉट माई पॉइंट? अब बात आती है कि बी मिनिमम कितना हो सकता है और बी मैक्सिमम की क्या वैल्यू हो सकती है। तो अब मैं आपके साथ स्टूडेंट्स ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन कितना नजदीक उस हैवी पार्टिकल के हो सकता है और कितना दूर हो सकता है। वैसे नजदीक क्या तो आपको बहुत सिंपल सा मैं आपको बताऊंगी भी अभी। तो पहले आप देखो लिमिट अगर हम जनरल लें तो वहां पे क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे सिंपल चीज मैंने ये ली कि मान लो बी मैक्स मैं ले लेती हूँ इन्फिनिटी और बी मिनिमम मैंने ले लिया 0। तो जो एक्सप्रेशन था उसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो डीई बाई डी एक्स तो इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है कि अगर अल्फा पार्टिकल एक यूनिट पाथ ट्रेवल करेगा तो वो इन्फिनिटी एनर्जी लूज करेगा, जो कि प्रैक्टिकली रीजनेबल पॉइंट बनता ही नहीं है। इट मींस हम बी मैक्स और बी मिन की ये वैल्यूज नहीं ले सकते, तो हम कुछ और लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि जब कोई भी हैवी पार्टिकल किसी लाइट पार्टिकल पे हेड ऑन कोलिजन करता है तो लाइट पार्टिकल को मैक्सिमम स्पीड कितनी दी जा सकती है 2v, और v किसकी स्पीड है, हैवी पार्टिकल की स्पीड है। तो मान लिया मैंने कि हेड ऑन कोलिजन हुआ है,
ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड जो इलेक्ट्रॉन को दी गई है वो 2v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होती है, तो v के प्लेस पे मैंने लिख दिया 2v। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ चुका है स्टूडेंट्स। अब आपको अगर ध्यान हो तो आपने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था टी का। अब यहां से अगर आप एक चीज नोट करो तो बी डिस्टेंस और टी में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। मींस जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली मैक्सिमम होगी उस टाइम पे बी की वैल्यू मिनिमम होगी। हम यही तो चाहते हैं, हमें टी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो मुझे बी की मिनिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने यही किया, टी की वैल्यू पुट कर दी 2mv² और यहाँ से मैंने बी मिनिमम फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास बी मिनिमम तो अब आ चुका है, बात आती है बी मैक्सिमम की। तो अगर आप बी मैक्सिमम की बात करो तो अब आपको पता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो मैं बी मैक्सिमम को फिर से इन्फिनिटी ले लूं, तो आपको पता है कि एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के टाइम पे जब आप इसको इन्फिनिटी लोगे तो टी जो है आपके पास वो 0 हो जाएगा। तो ये चीज भी वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मींस कोई इलेक्ट्रॉन कम से कम कितनी एनर्जी लेगा कि वो एटलीस्ट किसी एक्साइटेड स्टेट में तो जा पाए। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, आई जो है वो एक एवरेज एक्साइटेशन एनर्जी ले ली और टी के प्लेस पे उसको पुट किया और उस टाइम पे आने वाली बी वैल्यू को बी मैक्स बोल दिया। ठीक है, क्योंकि टी वहां पे मिनिमम है। मींस कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी लेगा कि वो एटलीस्ट एक्साइट तो हो सके। ठीक है, किसी स्टेट में तो जा सके एक्साइट होके। तो ठीक है, तो टी की मिनिमम वैल्यू एक्साइटेशन एनर्जी पुट कर दो तो वहां से हमारे पास बी मैक्स की वैल्यू भी आ गई। अगर मैं बी मिन और मैक्स को इस एक्सप्रेशन में यूज करती हूं तो मेरे पास dE/dx का एक्सप्रेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स इस तरीके से। ये इसमें आप वैल्यूज पुट कर देना तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ। पर ये ध्यान रखना, ये जो मैंने लिमिट्स ली हैं ये मैंने रिलेटिविस्टिक केस के लिए नहीं ली हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक ली हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे जो फील्ड ली है ना हैवी पार्टिकल की, वो कांस्टेंट ली है ऑल ओवर द इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट। मींस वो वेरिएबल नहीं ली है। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल में स्टडी करो, हम अपनी लिमिट से ओवरकम हो, हम रिलेटिविस्टिक इसमें लगाएं ट्रीटमेंट, तो बैथ ब्लोच और अदर्स भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम इन इफेक्ट्स को भी कंसीडर करते हैं, स्पीड के, ये हाई पार्टिकल स्पीड को भी, और वेव पैकेट्स मतलब कूलम फील्ड जो है वो वेरिएबल हो रही है, इन सब चीजों को भी लोगे आप, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन एग्जाम में बहुत बार 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। आपने ड्राइव सिंपल केस ही करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम जो अपनी डेरिवेशन को हैं वो लिमिट करके रख रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, और कूलम फील्ड को भी हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, हम वही ले रहे हैं दैट इज कांस्टेंट ओवर द योर इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट। बट ये इक्वेशन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस के बाद आती है। मींस हम रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट भी लगाएंगे, ये सब चीजें करके ही हमारे पास ये रिलेशन आएगी। बट इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि ये बाय नेम भी पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में कई बार 1 और 2 मार्क्स में भी। तो ये आज हमने किया स्टूडेंट्स dE/dx की वैल्यू फाइंड आउट की। अब ये वैल्यू में पैरामीटर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं हमें इन सब चीजों को देखना है। यहां से कुछ टर्म्स निकल के आएंगी या इस इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। यहाँ मेरा मेन फोकस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे था जो मैंने आपको करवाई। फिर भी अगर आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे कोई दिक्कत आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स जो आज मैंने आपके साथ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का डिस्कशन किया हैवी पार्टिकल के बारे में, मैं उसके कुछ बेसिक टर्म्स का डिस्कशन करूंगी और इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस की, इस इक्वेशन से कैसे कैसे वेरिएशंस होंगी, हम हैवी पार्टिकल की किस चीज को चेंज करें तो क्या होगा, और कुछ बेसिक टर्म्स जैसे रेंज, स्ट्रैगलिंग, गिगर नटर लो, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और अपने इस आर्टिकल को फिर सम अप कर देंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।